जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज के इस वीडियो से हम वर्ष 2018 में जो आपके रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप डी के एग्जाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपके कुल मिलाकर के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले तो आपको यही याद रखना है कि 100 प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। इन 100 प्रश्नों की अगर हम लोग बात करते हैं तो 25 प्रश्न आपके होते हैं जनरल साइंस से, उसी प्रकार से 20 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं करंट अफेयर और जीके से, उसी प्रकार से आपके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ से और 30 प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं रीजनिंग से। तो ये आपकी परीक्षा में टोटल पैटर्न होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी जीके जीएस और करंट अफेयर का पोर्शन स्ट्रांग है तो फिर आप आसानी के साथ में इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इनका वेटेज टोटल 45 प्रश्नों का होता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहां पर ग्रुप डी का जो भी एग्जाम हुआ था 2018 में उन सभी के सेट को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बस आपको पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है और इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि 17 सितंबर 2018 को जो आपके पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है थॉमस अल्वा एडिसन, विराट कोहली, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या फिर एल्बर्ट आइंस्टीन। तो यहां पर आप देख सकते हैं विराट कोहली को छोड़ करके बाकी सारे हमारे वैज्ञानिक हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ग्रुप डी एग्जाम के ये जो भी प्रश्न हैं उन सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसके अलावा जो रेलवे में आपके करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो नीचे आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे वहां पर फॉलो जरूर कर लें, जिससे जब भी मेरी कोई नई क्लास हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यहां पर हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं आपके ग्रुप डी के ये जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछे गए प्रश्नों की, और इसमें आप लोग लाइव पोल में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वहां पर भी आपको फ्री में पीडीएफ मिलती है। इसके अलावा बहुत ही कम समय में हम लोग वहां पर सारे प्रश्नों को डिस्कस भी कर लेते हैं। और अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग वहां पर फ्री क्लासेस देखते हैं तो इन फ्री क्लासेस के दौरान आपको यहां पर पॉइंट मिलता है, और उस पॉइंट को अगर आप लोग रिडीम करेंगे तो उससे भी आप लोग यहां पर 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं 24 महीने का जो कोर्स है वह 36 रुपए का है, और इसमें भी अगर आप लोग अपने पॉइंट को रिडीम करेंगे, हमारा कोड KV10 यूज करेंगे, तो इससे आपको यहां पर 20% का टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अनअकैडमी ऐप आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और सिंपली यूज करिएगा कोड KV10। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया आपके बायोलॉजी से, निषेचित अंडा या एगुमज किसमें समाविष्ट हो जाता है। तो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का यह प्रश्न है, आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता होगा क्योंकि रिप्रोडक्शन चैप्टर सभी ने पढ़ा हुआ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि जो गर्भाशय होता है वहीं पर समाविष्ट हो जाता है निषेचित अंडा, यानी कि जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग होता है वह इसी में निषेचित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। तो वैसे अगर आप लोग देखें तो जो हमारा यहाँ पर एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो Al इसका सिंबल हो गया, क्लोरीन की बात करते हैं तो Cl इसका सिंबल हो गया, यानी कि सीधे नाम से लिया गया है, कार्बन की बात करते हैं तो C हो गया, लेकिन जब हम लोग आयरन की बात करते हैं तो इसका सिंबल होता है Fe, यानी कि आयरन हमारे लैटिन शब्द से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर हो जाएगा करेक्ट। इसका लैटिन नाम क्या है? तो फेरम इसका लैटिन नाम होता है। तो याद रखिएगा आयरन का जो हमारा सिंबल है वह इसके लैटिन नाम से लिया गया है। अगला प्रश्न आपके करंट अफेयर से है, तो बस करंट अफेयर वाले प्रश्नों को आपको देखना है, प्रणाम करना है और आगे बढ़ जाना है। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि करंट अफेयर के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो ये आपके संबंधित है किससे? रेसलिंग से। किससे? रेसलिंग, यानी कि कुश्ती के ये खिलाड़ी हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। देखिए हम लोग यहाँ पर सेट को तो डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम लोग थ्योरी की क्लास अलग से लेकर के आएंगे। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री की क्लास यहाँ पर शुरू करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण पोर्शन होता है आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न कि एप्पल के बाद
$900 बिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन है? तो दूसरी कंपनी का नाम है अमेजन, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। और बाजार पूंजीकरण के बारे में पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो हमारी कंपनियां होती हैं उनके द्वारा शेयर इशू किए जाते हैं। क्या ये शेयर इशू करते हैं? और यहाँ पर जो हमारे शेयर होते हैं उनका एक कोई प्राइस होता है। तो अगर कंपनी के द्वारा जो शेयर इशू किया गया है उन सभी शेयर को हम लोग यहाँ पर ले लें और एक शेयर के प्राइस से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू आ जाती है, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है या उस कंपनी का आ जाता है। तो याद रखेंगे अमेजन यहाँ पर हो गई थी दूसरी कंपनी। बाकी अगर हम लोग वर्तमान की बात करते हैं तो ये आप बड़ी कंपनियों को देख सकते हैं। सऊदी अरामको ये सबसे बड़ी कंपनी है पूरी दुनिया की, माइक्रोसॉफ्ट दूसरे स्थान पे है, एप्पल है तीसरे और अमेजन यहाँ पर है चौथे स्थान पर। अगला प्रश्न भी आपके करंट अफेयर से है, तो बस इसको देखिए और आगे बढ़िए। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? तो ये आप सभी को याद होगा, सभी ने मूवी देखी भी होगी। तो रणवीर सिंह ने यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था। शाहिद कपूर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये राजा रतन सिंह इसमें बने थे। और रणबीर कपूर की अगर हम लोग वहाँ पर बात करते हैं दीपिका पादुकोण की तो वो रानी पद्मावती बनी थी। तो सभी के नाम यहाँ पर आपको याद रखने हैं। और ये जो हमारी मूवी थी वह मलिक मोहम्मद जायसी का जो ग्रंथ है पद्मावत उसके ऊपर बेस्ड थी। तो याद रखेंगे आप लोग पद्मावत मूवी के बारे में। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश डैश के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो हमारा ग्रेविटी होता है वह किस प्रकार से कार्य करता है? तो इसे हम लोग कहते हैं वेट। क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं वेट। जैसे आप लोग देखते होंगे mg लिखा जाता है, जो हमारा वेट होता है उसको हम लोग लिखते हैं mg। यानी कि अगर आपका वेट यहाँ पर कुछ है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके ऊपर यहाँ पर ग्रेविटी काम कर रही है। मान लीजिए अगर ग्रेविटी काम ना करती और आप किसी तराजू के ऊपर जाकर के खड़े हो जाते तो आप बिल्कुल हवा में लटके रहते, तो आपका वेट कितना है या फिर आपका मास कितना है उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मुख्य रूप से ये जो ग्रेविटी होती है उसी के कारण हमको अपने भार का अनुभव होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भार हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न आपके करंट अफेयर से पूछा गया था, तो ये भी बिल्कुल बेकार है, बस इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार के करंट अफेयर के प्रश्न वहां पर पूछे गए थे। अगला प्रश्न कि जब कोई वृत्तीय पथ पर गति करती है कोई भी वस्तु तो यहां पर जो उसके केंद्र की ओर बल लगता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ये आपका होता है अभिकेंद्रीय बल। यानी कि मान लीजिए ये हमारा कोई वृत्ताकार मार्ग है और यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो कि इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है, तो जो हमारे केंद्र की ओर बल लगता है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसे हम लोग अभिकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अभिकेंद्रीय बल के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है? यानी कि यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा हमारा साल्ट है जिसको अगर हम लोग पानी में घोल देते हैं तो फिर वह एसिडिक हो जाता है। तो ये हमारा होता है अमोनियम क्लोराइड। यानी कि अगर हम लोग NH4Cl को पानी में घोलते हैं तो जो वहां पर विलयन तैयार होता है वह एक एसिडिक विलयन होता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। बाकी डिटेल आप यहां पर पढ़ सकते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो ये हमारा है कोडाई कनाल। क्या नाम है? कोडाई कनाल इसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संसद की उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। किसे? जो हमारे यहाँ पर राज्यसभा होती है उसे हम लोग उच्च सदन कहते हैं। यहाँ पर निर्वाचन के लिए जो आयु है वह मिनिमम 30 वर्ष होनी चाहिए और सदस्यों का कार्यकाल यहाँ पर होता है 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्षों पर 1/3 सदस्य यहाँ पर इस्तीफा देते हैं और फिर उन्हीं का चुनाव होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी लोकसभा की बात करते हैं तो मिनिमम एज 25 ईयर है और यहाँ पे जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर एक आपके करंट अफेयर का प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ में क्रिया करती है? यानी कि अगर आपको किसी भी मेटल के ऑक्साइड का निर्माण करना है या फिर हाइड्रोजन का निर्माण करना है तो यहाँ पर कौन सी ऐसी धातु है जो आपके जल के साथ में या फिर वाष्प के साथ में क्रिया करती है? तो इस धातु का नाम है एल्यूमिनियम। क्या नाम है? एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 13। वह यहाँ पर जब भी वाष्प के साथ में क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन का निर्माण करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। अगला प्रश्न जो कि आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से है
कि 7 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच में लड़ा गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्रुप डी में अक्सर ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, ये लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो इसे हम लोग 100 ईयर वार्स के नाम से भी जानते हैं। और 1337 से 1453 तक ये लड़ा गया था। कब? 1337 से जो आपके ये दोनों देश थे वे लड़े थे इस युद्ध के दौरान। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाई जाती है? यानी कि सिंपली पूछा जा रहा है कि कौन से हमारे मेटल होते हैं, या फिर हमारे निष्क्रिय धातुएं होती हैं, या फिर हमारे नॉन मेटल होते हैं, या फिर सब मेटल होते हैं, जो कि आपको तीनों अवस्थाओं में मिल जाएंगी। तो सिंपली इसका उत्तर हो जाएगा अधातु, जिसे हम लोग नॉन मेटल के रूप में जानते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो ये हमारे अधातुएं हैं, गैसेस स्टेट में आपको देखने को मिलेंगी। उसी प्रकार से अगर हम लोग ब्रोमीन की बात करते हैं तो ये आपको लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग कार्बन और सल्फर की बात करते हैं तो ये आपको यहाँ पर सॉलिड स्टेट में देखने को मिलेगा। यानी कि जो हमारी अधातु होते हैं वे पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस देश की जो तटीय रेखा है वह विश्व में सबसे लंबी है? तो इस देश का नाम है यहाँ पर कनाडा। क्या नाम है? कनाडा जो हमारा देश है उसकी तटीय सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कनाडा आपको पता ही होगा कि ये हमारे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और ये आपके यूएसए के साथ में सीमा भी बनाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा है यह दुनिया के किन्हीं दो देशों के बीच में सबसे लंबी सीमा है। तो ये प्रश्न भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन है, तो कितने डिग्री पैरेलल लाइन है जो कि इनके बीच में सीमा बनाती है? नीचे कमेंट में उसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी कि कनाडा। अगला प्रश्न है कि पौधों में जो लचीलापन होता है, यानी कि जो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वह किस टिश्यू के कारण होती है? ऑप्शन दिया गया है जाइलम, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा या फिर फ्लोएम। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा टिश्यू के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जो हमारा जाइलम होता है इसका काम क्या होता है? एनटीपीसी ने बहुत बार इसको पूछा है। तो जाइलम का मुख्य रूप से काम होता है कि जो हमारे पौधे की जड़ होती है ना, जड़ से पोषक पदार्थ या फिर जो न्यूट्रिशन है उनको हमारे पौधे में ऊपर तक पहुँचाना। उसी प्रकार से अगर हम लोग फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम का मुख्य रूप से काम होता है कि जो हमारी पत्तियां फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन बनाती हैं उन भोजन को पौधों में पहुंचाना। उसी प्रकार से अगर हम लोग स्केलेनकाइमा की बात करते हैं, कोलेनकाइमा की बात करते हैं, तो इनके भी अपने अलग अलग काम होते हैं। जो हमारे पौधों को फ्लेक्सिबिलिटी होता है या जो इसको स्ट्रॉन्गेस्टनेस दी जाती है वह आपके कोलेनकाइमा के द्वारा दी जाती है। अच्छा, स्केलेनकाइमा क्या करता है? तो ये हमारे जो हमारे उत्पाद होते हैं उनकी रक्षा करता है। जैसे अगर आपने देखा हो बादाम, तो उसके ऊपर आपको जो सल्क मिलता है हार्ड वाला, वह हमारा होता है स्केलेनकाइमा। उसी प्रकार से अगर आपने नारियल देखा होगा तो नारियल की जो खोपड़ी होती है, यानी कि इसके ऊपर जो आपका स्ट्रक्चर होता है वह आपका होता है स्केलेनकाइमा। तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। बाकी इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा। फिर एक करंट अफेयर का प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था, तो ये भी आप थोड़ा सा देख लेंगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये आपकी होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। तो पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन होती है उसको हवा में छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, ऐसे हमारे जंतु जो कि तापमान के अनुसार अपने ब्लड को मैनेज कर लेते हैं या फिर ब्लड के अनुसार अपने टेम्परेचर को मैनेज करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं यहाँ पर गर्म खून वाले जंतु। तो जो हमारी बर्ड्स होती हैं, यानी कि जो हमारी चिड़ियाँ होती हैं या फिर जो भी हमारे मैमल्स होते हैं, उन्हें हम लोग गर्म खून वाले जंतु के रूप में जानते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कबूतर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखेंगे आप लोग, जो हमारे मैमल्स होते हैं यानी कि स्तनधारी हो गए या फिर बर्ड हो गए, तो ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं जैसा उनका एनवायरनमेंट होता है आसपास का। तो इसीलिए हम इनको गर्म रक्त वाले स्पेसीज की श्रेणी में रखते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं रेप्टाइल्स की, एम्फीबियन की, इंसेक्ट की या फिर आर्कनाइड्स की, फिश की, तो ये हमारे ठंडे खून वाले जीव होते हैं। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपके पूछा गया था ऑस्कर पुरस्कारों से। तो प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हर साल सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए अकादमी पुरस्कार की मेजबानी करता है? तो ये आपका देश कौन सा है? तो इस देश का नाम है यहाँ पर यूएसए।
पता होगा आप सभी को कि यूएसए में आपको मिलेगा लॉस एंजल्स, जहां पर 2028 में आपके ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा, तो वहीं पर प्रत्येक वर्ष ऑस्कर पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी यूएसए हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न बहुत ही आसान सा कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो ये होता है 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 किलोग्राम, ये आपको याद रखना है। और इसकी डायमीटर या फिर इसका रेडियस कितना होता है ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अर्थ की रेडियस क्या है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि यानी कि अल्ट्रुइज्म को प्रोड्यूस कर सकता है, तो ये जानवर हमारा होता है पोरपोइसिस। क्या नाम है? पोरपोइसिस इसका नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मछली एक होती है जो कि आपके समुद्र में मिलती है, तो इसी के द्वारा पराध्वनि को यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में जो ध्वनि की गति होती है वह सर्वाधिक होती है, तो बहुत ही लल्लू सा ये प्रश्न है। तो जो हमारे सॉलिड होते हैं उसमें ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम यहाँ पर होती है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था, ये भी आपके करंट अफेयर का प्रश्न था कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग किस शहर ने पहले किया था, तो इस शहर का नाम है इंदौर, जो कि पिछले साल 4 वर्षों से हमारे देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे, तो आपको याद रखना है कि जो हमारे दयानंद सरस्वती साहब थे जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। बाकी अगर हम लोग ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज की अगर हम लोग बात करते हैं तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा यहाँ पर प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। चिन्मय मिशन के बारे में आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि ये जो मिशन है किसके द्वारा शुरू किया गया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया, ये भी आपके करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसके ऊपर भी आपको फोकस नहीं करना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक सुचालक का जो प्रतिरोध है निम्नलिखित में से किस कारक के ऊपर निर्भर नहीं करता है, तो ये थोड़ा सा टफ प्रश्न हो सकता है अगर आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पता नहीं है। तो देखिए, जो भी हमारे यहाँ पर कंडक्टर होते हैं यानी कि जिनमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वह डिपेंड करता है उसकी लंबाई पे। लंबाई कितनी है, सब्सटेंस कौन सा है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल कितना है यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, तो ए बी और डी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये आपके प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न आपके करंट अफेयर का है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया, ये भी आपके करंट अफेयर का ही प्रश्न है, तो इसको भी हम लोगों को थोड़ा सा बस देखते हुए चलना है कि किस प्रकार के करंट अफेयर पूछे गए थे। इसी प्रकार से हम लोग करंट अफेयर को स्पेशल वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर के एक हिस्से को एक नया पौधा विकसित करता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं वनस्पति प्रसार। क्या कहते हैं इसे हम लोग? वेजिटेटिव या फिर वनस्पति प्रसार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा धामन सोडा होता है इसके एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो इसमें आपको टोटल 10 मिलेंगे। ऐसे होता है, देखिए Na2CO3.10H2O, तो यहाँ पर आपको पानी के 10 अणु देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि कोई बल अगर 1 किलोग्राम पिंड को 4 से 8 मीटर तक बढ़ा देता है तो बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, आसान सा न्यूमेरिकल है। अगर आपको फार्मूला पता होगा कि यहाँ पर जो हमारा पावर होता है वह कितना होता है, वह आपका होता है P, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हैं 24, ये आपका हो जाएगा। कितना होगा? 24 आपका ये हो जाएगा। अच्छा, फार्मूला यहाँ पर क्या लगेगा, तो फार्मूला यहाँ पर लगेगा हाफ mv² वाला। क्या होता है? हाफ mv² वाला। तो यहाँ पर जो आपकी बाद वाली गति है उससे हम लोग माइनस करेंगे, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर m आपका हो जाएगा 1, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और उसके बाद में जो आपका u होता है उसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 16। कितना होगा? 16। तो यहाँ से आप माइनस करेंगे 48 आएगा। 48 को आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 जूल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बाकी न्यूमेरिकल को हम लोग अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि रॉकेट को लॉन्च करना न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। रॉकेट लॉन्च करना यहाँ पर इसका उदाहरण है। बाकी न्यूटन के तीनों नियम के बारे में आपको पता ही होगा। पहला हमारा जो नियम होता है इसमें सिंपली ये कहा जाता है कि जो बच्चा बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहा है वह बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा, और जो यहाँ पर पढ़ रहा है उसको आप पढ़ने से रोक भी नहीं सकते हैं। यानी कि अगर कोई
बॉडी यहाँ पर गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान ही रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु यहाँ पर स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर किसी भी प्रकार का बल ना लगाया जाए। उसी प्रकार से अगर हम लोग सेकंड लॉ की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि जो हमारे किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन होता है, यानी कि जो उसके गति में परिवर्तन होता है, वह सिंपली इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर कितना बल लगा रहे हैं। यानी कि जैसे आपने एक्सेलरेटर गाड़ी में देखा होगा तो एक्सेलरेटर आप बढ़ाएंगे तो आपकी गाड़ी तेज होगी, कम करेंगे तो आपकी गाड़ी होती है धीमी। और तीसरा आपका होता है कि अगर आप किसी को एक थप्पड़ खींच के मारेंगे तो वह भी आपको एक थप्पड़ उतनी ही जोर से खींच के मारेगा। यानी कि सिंपली मतलब यह है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर इक्वल और अपोजिट यहां पर रिएक्शन होता है। तो ये होता है न्यूटन का तीसरा नियम। फिर एक प्रश्न आपके करंट अफेयर से पूछा गया था, तो ये आपको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है। फिर ये भी आपके करंट अफेयर का प्रश्न है, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें ऐसे कौन से हमारे ग्रुप के एलिमेंट हैं जिनका जो आखिरी कोष है वह पूर्ण होता है। तो ये हमारे होते हैं 18th ग्रुप के एलिमेंट, जिन्हें हम लोग जीरो ग्रुप के एलिमेंट भी कहते हैं। तो इसमें हमारी जो अक्रिय गैसें होती हैं यानी कि इनर्ट गैसेज या जिन्हें हम लोग नोबल गैसेज कहते हैं वह सारी आती हैं, और इनका जो आखिरी कोष होता है उसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इनका बाह्य कोष पूरी तरीके से पूर्ण होता है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनान हो गया, रेडान हो गया। तो ये सारे हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, अक्रिय गैसेज होती हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है। तो यह होता है 1:8। कितना होता है, 1:8 होता है। तो ये भी आपका आसान ही है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि पश्चिम छोर से देखने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली क्षैतिज बिंदु रेखा के ठीक नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो ये हमेशा होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होती है, ये हमेशा होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी आपके फिजिक्स के एक कॉन्सेप्ट का प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। एक प्रश्न पूछा गया कि आमतौर पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्वों की वैधता होती है। सिंपली मतलब ये पूछा जा रहा है कि जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं उनके बाह्य कोष में आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है कि ऐसे हमारे एलिमेंट जो कि अपने बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन को निकाल करके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। तो कितना होगा, 1, 2 या 3। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। कैसे होगा, तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं सोडियम की 281 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो 282 यहाँ पर होता है, 2 इसके बाह्य कोष में हो गए। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो 283 हो गया। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि इनके बाह्य कोष में होता है 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, जिसे ये लोग बाहर निकाल करके पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लेते हैं। कभी आपने Na नेगेटिव नहीं देखा होगा, Na नेगेटिव नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव के जो हमारे आखिरी कोष होते हैं उसमें आपको 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से हमने जो भी आपके पहले शिफ्ट का प्रश्न था उसको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। जिन भी लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है वह नीचे टाइप करेंगे यस, इस बार हम लोग रेलवे को क्रैक करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइएगा। मेरी कोशिश होगी कि 45 में से आपको कम से कम 35 से 40 नंबर मैं यहाँ पर दिलवा सकूं जीके, जीएस और करंट अफेयर के सेक्शन में। बाकी अनअकैडमी के ऊपर भी आप लोग आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहां पर आपका बिल्कुल लाइव टेस्ट होता है, जहां पर आप मेरी अपनी तैयारी को मेरे साथ में बेहतर तरीके से आकलन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।